हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपका सीए दोस्त। ये वीडियो जो है ये कंटिन्यूशन में है मेरी प्रोफेशनल एथिक्स की। हमने अभी प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट 1 करा था जिसके अंदर हमने प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्लॉजेज़ हैं, शेड्यूल पार्ट और क्लॉज, जो शेड्यूल 1 पार्ट 1 के जो जितने भी 12 क्लॉजेस थे वो हमने याद करे थे। अब हम करेंगे सेकंड शेड्यूल। अब हम सेकंड शेड्यूल याद करेंगे, यानी कि वही इलॉजिकल मेरा एक तरीका है याद करने का, और मुझे लगता है कि शायद उसी चीज़ें याद भी हो जाती हैं। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें आती हैं, बस हम रिवीजन के लिए यानी कि पॉइंट्स को एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम ये चीज़ें याद कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मान के चलते हैं कि कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका हम सब जानते हैं मार्वल्स में। अब इमेजिन करिए, दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, इमेजिन करिए कि कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी है। ये सब हमें दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगी तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इमेजिन करते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी हुई है और स्पाइडरमैन की तरह वो उल्टा लटका हुआ है। स्पाइडरमैन की तरह वो उल्टा लटका हुआ है, और उल्टा लटके हुए के अंदर जो सीन है वो किसिंग का सीन है, वो से किस कर रहा है, एक किस। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमें याद रखने वाली चीज़ है इसमें कि कैप्टन अमेरिका, कैप का मतलब है CA इन प्रैक्टिस। और हमें 3 चीज़ें याद करनी है, शेड्यूल, पार्ट और क्लॉज। अब मैंने कहा कि इमेजिन करते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने CA इन प्रैक्टिस स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी और उल्टा लटक के वो किस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक किस अगर हम देखें एक किस, तो यानी कि ये हो गया 21, यानी कि शेड्यूल 2 पार्ट 1। अब हमें इसके क्लॉजेस करने हैं, क्लॉजेस 1 2 3, जितने भी हमारे क्लॉजेस हैं वो हमें सारे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस वीडियो के एंड तक हमें इस पूरे 10 पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, यानी कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमारे पास सारे के सारे क्लॉजेस हमें याद होंगे। और बहुत ज़रूरी भी है एग्ज़ाम्स के लिए हमें क्लॉजेस याद करना, क्योंकि सी एक्ट के क्लॉजेस हमें याद करने पड़ेंगे। चलिए वापस आते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के उल्टा लटका हुआ है और एक किस करता है, और उसके बाद क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। इमेजिन करिए कि वो नीचे गिर जाता है और उसने मास्क पहन रखा है, और वो जो लड़की है वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है, यानी कि उसका डिस्क्लोज करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे जो डॉक्टर होता है, वो बिना एग्ज़ामिन करे विदाउट एग्जामिनिंग उसको कहता है कि ये डेड है, मर चुका है, और उसके लिए एक डेथ सर्टिफिकेट भी दे देता है। वो एक डेथ सर्टिफिकेट भी दे देता है। अब क्या होता है, जो उसकी बॉडी रखी होती है, इमेजिन करिए जो बॉडी रखी हुई है वो बॉडी देखते देखते कागज़ में कन्वर्ट हो जाती है, पेपर में बन जाती है, यानी और पेपर कौन सा, वो लॉटरी में बन जाती है। और लॉटरी तो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, कॉन्टिजेंट पे। लॉटरी हमेशा कॉन्टिजेंट यानी कि फ्यूचर के लिए होती है। अब क्या हुआ आगे, अब इमेजिन करिए कि लॉटरी उड़ती हुई एक पर्सन के पास आ जाती है, और इसका एक छोटा भाई भी है, ब्रदर। अब इस पे लॉटरी जो है, ये जो भाई है इसका ब्रदर, इसको ख़रीदना, इसके ब्रदर को चाहिए iPhone 7। तो ये अपने ब्रदर को, यानी अपने बड़े भाई को परसुएट करता है आईफोन ख़रीदने के लिए, कि लॉटरी की टिकट तो आगे हो सकता है लॉटरी जीत जाए, तो वो आईफोन ख़रीदने के लिए परसुएट करता है। अब इसका भाई समझ नहीं पाता कि क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका अपना इसमें इंटरेस्ट है, यानी कि ख़रीदेगा तो फ़ोन ये, लेकिन चलाएगा इसका भाई, जो नॉर्मली घरों में होता रहता है, छोटे बच्चे या फिर छोटे भाई बहन चलाते रहते हैं। तो इसका अपना ही इसमें इंटरेस्ट है। अब क्या हुआ, इसने फ़ोन ले लिया, मान लेते हैं इसने आईफोन बाय कर लिया। जब इन्होंने बाय करा फ़ोन, यानी कि लेने गए, तो जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर ने ये नहीं बताया कि भाई इस फ़ोन को 5 घंटे से ज़्यादा चार्ज मत करना, 5 घंटे से ज़्यादा चार्ज मत करना। यानी इसको एक फैक्ट पता था, ठीक है, जो कि उसने नहीं बताया कि 5 घंटे से ज़्यादा इस फ़ोन को चार्ज मत करना, नहीं तो ख़राब हो सकता है। अब क्या हुआ, फ़ोन तो इन्होंने बाय कर लिया, बाय करके घर भी लेकर आ गए। अब जब ये घर लेकर आ गए तो इसका जो छोटा भाई है जो फ़ोन चला रहा था, उसने क्या करा, इस फ़ोन को नीचे गिर दिया, और इस फ़ोन का जो 6 नंबर का जो बटन था, या मैं कहूँ 6 नंबर की जो टच थी, वो ख़राब हो गई।
6 नंबर की टच ख़राब हो गई, यानी बहुत बड़ी गलती हो गई, यानी कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया है। तो अब क्या हुआ, जो फ़ोन हमारा ख़राब हो गया, यानी कि जो फ़ोन हमारा ब्रोक हो गया है, तो इसको हम लेके गए सर्विस सेंटर, क्योंकि जब फ़ोन ख़राब आया तो उसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं। अब क्या हुआ, सर्विस सेंटर ले जाते हैं, जो सर्विस सेंटर वाला जो पर्सन था चेक करने वाला, उसने फ़ोन रखा और फ़ोन पे हथौड़े मारने लग गया, उस पर चाकू से घिसने लग गया और उस पर पटाखे फोड़ने लग गया। तो यानी कि वो ग्रॉसली नेग्लिजेंस कर रहा है, यानी कि फ़ोन ठीक करने के लिए दिया था और अपने ही तरीके से वो चीज़ों के फ़ोन को ख़राब करने में लगा हुआ है। तो जब इस पर्सन ने, यानी जिसका फ़ोन था, उसने देखा कि भाई ये करते हैं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, यानी मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम जो कंप्लेन करने जाओगे, तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है, तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है। वो कह रहे तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है, तो कैसे कंप्लेन करोगे। इसने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, प्रूफ नहीं है तो कंप्लेन नहीं हो पाएगी। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने इसको कुछ दिनों बाद बुलाया, तो जब ये अपना फ़ोन लेने गया तो इसने इसके फ़ोन की जगह, इसका फ़ोन मान लेते हैं ब्लैक था, लेकिन उन्होंने इसको फ़ोन दे दिया गोल्डन आईफोन। तो इसने कहा ये तो मेरा फ़ोन है ही नहीं, यानी कि भाई ये तो आपने मटीरियल डिपार्चर कर दिया। अब जब हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है, हमें पता है कि फ़ोन तो ख़राब हो गया, तो अब इसने क्या करा, इसने सोचा कि इस फ़ोन को, यानी इन्होंने तो गलत फ़ोन दे दिया और मान भी नहीं रहे, तो उसने सोचा कि इस फ़ोन को मैं अपने क्लाइंट को ही सेल कर देता हूँ, ये उसका क्लाइंट है, और उस क्लाइंट से पैसे ले लेता हूँ। तो यानी अगर ये पूरी स्टोरी एक बार पॉज करके आप रिवाइज़ कर सकते हैं या फिर दोबारा से देख सकते हैं, तो हमें पूरे 10 के 10 पॉइंट इसमें याद हो जाते हैं। कैसे, एक बार याद करते हैं। मैंने आपको कहा कि शेड्यूल, पार्ट और क्लॉज, ठीक है। मैंने कहा कि अज्यूम करते हैं कैप्टन अमेरिका, कैप का मतलब सी एन प्रैक्टिस, स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के है, लटका हुआ है और किस कर रहा है, यानी एक किस, यानी 1 किस, यानी 21, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब वो नीचे गिर जाता है, तो जो गर्ल है, जो लड़की है, वो उसको डिस्क्लोज, यानी उसका मास्क उतारना चाहते हैं। यानी पहला जो हमारा पॉइंट है शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1 का डिस्क्लोज का है। डिस्क्लोज यानी कि हमने कहा कि वो डिस्क्लोज कर रही थी उसको, लड़की जो है कैप्टन अमेरिका को। तो डिस्क्लोज का हमारा पहला है क्या, कि अ सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ he discloses the information acquired in course of professional engagement to any person other than his client, but he may disclose if permitted by client या फिर any other law, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था कि वो गिर जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जो डॉक्टर है वहाँ पे वो बिना एग्जामिन करे उसको डेथ सर्टिफिकेट देता है। यानी सेकंड हमारा यही है कि एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है बिना एग्जामिन करे, यानी कि ऑडिटर बिना एग्जामिन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके ऊपर ओपिनियन, उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। ये सेकंड पॉइंट है हमारा, यानी सेकंड क्लॉज आ गया हमारा। एक सीए जो है, अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो सर्टिफाई करता है, सबमिट करता है इन हिज या अपने फर्म के नेम अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस एग्जामिनेशन इज डन बाय हिम या इस पार्टनर या इस एम्प्लॉय और अनदर सी इन प्रैक्टिस। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे लिए क्या था, थर्ड पॉइंट में अपनी स्टोरी पे कि भाई उसकी जो डेड बॉडी थी वो किस में बन जाती है, लॉटरी में कन्वर्ट हो जाती है, कागज़ में। और लॉटरी तो हमेशा किसकी होती है, कॉन्टिजेंट। यानी ये सेकंड पॉइंट था, अभी हमारा थर्ड पॉइंट है। मैं कह सकता हूँ शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 3 में मतलब कॉन्टिजेंट अर्निंग्स, यानी एक सीए डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अगर a CA in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he permit his या his firm name to be used in connection with an estimate of earning contingent upon future transactions in a manner which may lead to believe that he vouches the accuracy of the forecast। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट था हमारा कि वो जो लॉटरी है वो एक पर्सन के हाथ में आ जाती है और उसका भाई उसको आईफोन ख़रीदने के लिए परसुएट करता है। क्यों, क्योंकि उसका अपना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। यानी 3 के बाद चौथा पॉइंट, यानी कि एक सीए जो है वो किसी ऐसी एंटिटी या बिजनेस के ऊपर वो नहीं कर सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं दे सकता जिसके अंदर उसके पार्टनर का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। यानी कि शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 5 में आ जाता है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। यानी कि
उसका भाई जो उसे परसुएट कर रहा था, यानी मैं कह सकता हूँ शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 4 में आ जाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का। तो A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he expresses his opinion on financial statement of any business or enterprise in which he, his firm, or a partner in his firm has a substantial interest। ऊपर से सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन 141 है उसके अंदर भी इसकी मनाही है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन है। उसके बाद क्या हुआ था कि वो पर्सन आईफोन लेने जाता है, और क्या हुआ, जब वो आईफोन लेने जाता है तो जो उसका सेलर है वो उनको बताता है, जो शॉपकीपर है वो उनको नहीं बताता। क्या नहीं बताता? डू नॉट टेल। क्या नहीं बताता? कि भाई ये जो फ़ोन है 5 घंटे से ज़्यादा चार्ज मत करना। यानी कि इसका मतलब है इसको एक मटेरियल फैक्ट पता था जो इसने नहीं बताया। तो पांचवा हमारा पॉइंट ये है कि अगर सीए को कोई मटेरियल फैक्ट पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो उसको बताना ज़रूरी है, जिसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। यानी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 5 में अ सी इन प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम which is not disclosed in financial statement but disclosure of which is necessary in making such financial statement statement where he is concerned with that financial statement in a professional capacity। उसके बाद क्या हुआ था, उसके भाई ने उसका फ़ोन तोड़ दिया था और 6 का बटन या 6 की टच ख़राब हो गई थी। ये 6 नंबर की जो उसकी टच थी वो ख़राब हो गई थी, यानी कि एक बड़ी मिस्टेक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो यानी ये तो मटेरियल फैक्ट था, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ऐसे याद हो जाएगा, ये 5 था और ये 6 कि भाई अगर सीए इन प्रैक्टिस को कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता है तो उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी होगा। क्लॉज 6 अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही फेल्स टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम to appear in financial statement with which he is concerned in professional capacity। उसके बाद क्या हुआ था, भी जब फ़ोन हमारा ख़राब हो गया तो हम किसके पास गए थे? सर्विस सेंटर के पास। और सर्विस सेंटर वाले ने, यानी 6वां पॉइंट था, ये 7वां पॉइंट, इसने क्या करा था, आते इस पर हथौड़े मारने लग गया, फ़ोन को तोड़ने लग गया, यानी ग्रॉसली नेग्लिजेंस था। यानी 7वां पॉइंट हमारा यही है कि सीए इन प्रैक्टिस ग्रॉसली नेग्लिजेंस या अनड्यू ड्यू डिलीजेंस यूज़ करने चाहिए उसे, यानी कि वो डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, यानी कि क्लॉज 7 में हमारा पढ़ते हैं इसको। अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंस इन कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज़। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने जब देखा कि ये फ़ोन तोड़ रहा है, इसने कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, लेकिन इसने कहा कंप्लेंट करने के लिए आपको प्रूफ चाहिए और प्रूफ तो आपके पास है ही नहीं। तो यानी 7वें पॉइंट के बाद 8वां प्रूफ, यानी कि एक सीए अगर वो इन प्रैक्टिस अगर वो रिपोर्ट देता है, अपनी ओपिनियन देता है, तो उसको प्रूफ होनी चाहिए। प्रूफ का मतलब सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी 8 के अंदर क्लॉज 8 के अंदर लिखा हुआ है अ सीए इन प्रैक्टिस deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient information to warrant the expression of opinion or his exception are sufficient material to negate the expression of an opinion। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जिस दिन उसको बुलाया फ़ोन के लिए उसने उसको दूसरा फ़ोन दे दिया, यानी पॉइंट नंबर 9, यानी कि फ़ोन कुछ और था और दे कुछ और दिया, ब्लैक की जगह उसको गोल्डन दे दिया था। तो ये मटेरियल डिपार्चर है, यानी कि अगर सीए मटेरियल डिपार्चर करता है एसए से या किसी भी प्रिंसिपल से तो उसको बताना ज़रूरी होगा। क्लॉज 9 में लिखा हुआ अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू सर्कमस्टांसेस, यानी एसए की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जब फ़ोन इसका ख़राब हो गया तो इसने सोचा कि फ़ोन को सेल कर देता हूँ, और सेल भी किसको करता हूँ? अपने क्लाइंट को, यानी कि क्लाइंट का पैसा ये ले लेता है। यानी कि 10वां पॉइंट हमारा यही है, ये 9 पॉइंट था और 9 पॉइंट के बाद 10th पॉइंट हमारा यही है कि क्लाइंट का पैसा अगर लिया है तो उसको एक सेपरेट सेविंग बैंक अकाउंट पे रखना पड़ेगा और उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा जिस पर्पज़ के लिए क्लाइंट ने कहा गया है। अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू कीप मनीज ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन fees or remuneration or money meant to be expended in a separate banking account or to use such monies for purpose for which they are intended within a reasonable time। तो इसको मैं क्विकली एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करता हूँ। तो इस बार आप मेरे साथ साथ कोशिश करिए बोलने के लिए, और आपको ये 10 के 10 क्लॉजेज याद हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लॉज लिखने से हमें बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और नंबर्स आने की जो
प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो एक बार दोबारा